जय हिंद दोस्तों, महाकाल स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। हम 10 MCQ 100 फैक्ट वाली सीरीज देख रहे थे। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चन देखे तथा 300 से ज़्यादा फैक्ट कवर किए और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद किया है। यह हमारा चौथा वीडियो है। इसमें भी हम मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य की ट्रिक देखेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, हम बिना देरी करे शुरू करते हैं। कल हमने देखा था 21 से 30 तक क्वेश्चन। आज हम देखेंगे 31 से 40 तक क्वेश्चन। इससे पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था 21 क्वेश्चन से। 21वां क्वेश्चन था, बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहा जाता है? ईश्वरी को कहा जाता है। जय हम किसकी बोलते हैं? ईश्वर की बोलते हैं। तो ईश्वरी और ईश्वर की हम बोलेंगे जय बोलेंगे, तो जयदेव ईश्वरी को कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? हमने देखा था सीधे सीधे चित्र जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। ठीक है। इसके अलावा हमने इनकी दूसरी रचनाएं भी देखी थी, कहानी संग्रह देखी थी, जिसमें बिखरे मोती, उन्मादिनी, मुकुल, त्रिधारा कविता संग्रह था, तथा जो विपात्र था, ये विपात्र जो रचना है ये मुक्तिबोध की थी, तथा देश से प्यार श्री कृष्ण सरल की थी। 23वां क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश के मालवा तथा अन्य अंचलों में जो तुर्रा कलंगी है, एक अभूतपूर्व क्या है? लोकनाट्य। ये क्वेश्चन आ सकता है, तुर्रा कलंगी क्या है? तुर्रा कलंगी एक लोकनाट्य है जो कि मालवा का है। में जो तुर्रा और कलंगी को किसका प्रतीक माना जाता है? यह तुर्रा को शिव का और कलंगी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो इसका आंसर ए होगा हमारा। 24वां हमारा क्वेश्चन था, गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? हमने देखा था शंकर शाह। 25वां हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश शासन ने के ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार की राशि कितनी है? 3 लाख रुपए हैं। ये हम देख चुके थे। किलों तथा दुर्गों के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। धार का किला मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया था, ये बात सही है। असत्य कथन चुनना है। असीरगढ़ के किले का निर्माण आशा नामक अहिर राजा ने किया था, यह भी सही कथन है। चंदेरी का किला प्रतिहा शासक कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया था, यह भी सही है। लेकिन ये जो चौथा है, गिन्नौरगढ़ का किला राज बसंती द्वारा बनवाया गया, यह गलत है। जो गिन्नौरगढ़ का किला था वो उदय सिंह ने बनवाया था, उदय वर्मन ने बनाया था। ठीक है, रायसेन जिले में। 27वां हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी रचना के संबंध में सही सुमेलित कीजिए। इसको हमने देखा था, सुभद्रा कुमारी चौहान, मेरा नया बचपन। हमने बचपन में झांसी की रानी कविता पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हरिशंकर परछाई का हमने देखा था, भूत के पांव पीछे। परछाई किसकी दिखती है? भूतों की दिखती है, तो परछाई। बैरागी जो हो जाते हैं वो दीपक लगाते हैं, तो दीवट पर दीप। चंद्रकांत देवताले लगड़ बग्गा हंस रहा है। ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन था 28वां, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में काठिन नृत्य जो देवी पार्वती की उपासना के उपलक्ष्य में किया जाता है, इसमें काठी माता की उपासना करने वाले अथवा उनके सेवक को क्या कहा जाता है? ठीक है, उनके सेवक को हम रजुल्ला कहते हैं। 29वां हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनके जन्म स्थान को सुमेलित कीजिए। अब देखिए, हमने इसे भी ट्रिक के माध्यम से याद किया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन का देखा था शाजापुर में। जो भगवान कृष्ण थे बचपन में बहुत सजते थे, या फिर उन्हें सजने की जरूरत नहीं रहती थी, तो सजने से हो जाएगा शाजापुर और बालकृष्ण हो जाएगा। पद्माकर पद्माकर थे सागर के, तो इसकी जो ध्वनि है, देखो पद्माकर सागर कर गर, तो पद्माकर कहाँ के थे? सागर में इनका जन्म हुआ था। फिर अगला था भवानी प्रसाद मिश्रा,
जो प्रसाद है वो कहाँ दिया जाता है? नर्मदा के घाट पे, नर्मदा नदी के घाट पे। जो प्रसाद है कहाँ बटेगा? नर्मदा नदी के घाट पे, तो नर्मदापुरम। बचा माधवराव सप्रे, यह दमोह में है। ठीक है, अगला लास्ट हमारा कल का क्वेश्चन था, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित जो खजुराहो के मंदिर है, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? हमें पता है नागर शैली का, क्योंकि उत्तर भारत में नागर शैली ही प्रचलित है पूरे, और दक्षिण भारत में कौन सी शैली है? आप मुझे कमेंट में बताइए। तो आज से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं 31 क्वेश्चन से। 31वां क्वेश्चन है हमारा, वेंकट भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वेंकट भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उमरिया में, रीवा में, सतना में या फिर मंडला में? बताइए आप। इसका आंसर होगा रीवा। रीवा महाराजा संग्रहालय या वेंकट, इसे अन्य नाम में क्या महाराजा संग्रहालय भी कहा जाता है, जिसे वेंकट भवन संग्रहालय। यह संग्रहालय रीवा में स्थित है, हमने देख चुके हैं। बघेल वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? बघेल वंश से संबंधित है यह वेंकट भवन संग्रहालय। जो इसका निर्माण है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था वेंकट रमन ने, इसलिए इसका नाम वेंकट रमन भी कहते हैं। कब करवाया था? 1908 में करवाया था। इसके प्रथम तल से दूसरे तल में पहुंचने के लिए प्रस्तर की से निर्मित, मतलब जो पत्थर से निर्मित सीढ़ियां बनाई जाती थी। एक तल से दूसरे तल में जाने के लिए पत्थर से निर्मित सीढ़ियां बनाई जाती थी। ठीक है, इसमें 12 दरवाजे हैं। संग्रहालय में कितने दरवाजे? 12 दरवाजे हैं। ठीक है, ऐतिहासिक स्मारक वेंकट भवन के मध्य प्रदेश शासन का संग्रहालय। संग्रहालय वर्ष, इसे संग्रहालय कब 1988 में घोषित कर रहा था संग्रहालय के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा रीवा। वेंकट भवन संग्रहालय कहाँ है? रीवा में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, चंदेल शासक परमादेव का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, त्रैलोक्य वर्मन, मदन वर्मन, पृथ्वी वर्मन या भोज वर्मन? बताइए आप। आपके पास 5 सेकेंड है। 1, 2, 3, 4, 5। इसका आंसर होगा त्रैलोक्य वर्मन। अब देखो, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? जो परम है, परम देव कौन होता है? जो तीनों लोकों के देव होते हैं। परम देव कौन? जो 3 लोक के देव है। तो 3 लोक के देव परम देव, मतलब त्रैलोक्य वर्मन इसका आंसर हो जाएगा। अब हम त्रैलोक्य वर्मन जो 12 के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। इसका जो कार्यकाल था त्रैलोक्य वर्मन का, 1203 से 1250 तक रहा है। ठीक है, 8 अभिलेख मध्य प्रदेश की सीमा से संबंधित है इसके। ठीक है, और इसके अलावा त्रैलोक्य वर्मन के शासनकाल में सोने तथा तांबे के सिक्के चलाए गए थे। काय के सिक्के? सोने के तथा तांबे के सिक्के चलाए गए थे। त्रैलोक्य वर्मन का उत्तराधिकारी वीर वर्मन हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? वीर वर्मन हुआ। ठीक है, फिर जो अगला हमारा क्वेश्चन देखें, पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर त्रैलोक्य वर्मन हमने देख लिया था। अगला हमारा 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति को रीवा का शहर कहा जाता है? किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर कहा जाता है? शहर नहीं है ये, शेर है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर कहा जाता है? गुलाब सिंह, महादेव तेली, पद्मधर सिंह या उदय चंद्र? बताइए किसे कहा जाता है? तो जो रीवा का शेर है वो पद्मधर सिंह को कहा जाता है। जहां जाए अपने पद रखेगा, पद धरेगा या रखेगा कौन, तो वो शेर कहलाएगा। शेर वो होता है जो हर जगह अपने पद रखता है, धरता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये शेर के पैर है। ठीक है, तो पद्मधर सिंह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पद्म सिंह के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। इनको पद्म सिंह को वीरता एवं धैर्य के कारण रीवा का शेर कहा जाता था। ठीक है, इनका जन्म 1921 में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रहने वाले हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में भाग लिया था। 12 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के एक जुलूस का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। जिला न्यायालय इलाहाबाद के पास पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में इन्हें गोली लग गई और उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मधर सिंह। अगला हमारा क्वेश्चन है 34। गढ़मंडला जो है के शासक आमरदास को संग्राम शाह की पदवी किसने दी थी? मतलब संग्राम शाह की पदवी का मतलब है उपाधि किसने दी थी? दारा सिकोह ने, आसफ खान ने, बहादुर शाह जफर ने या सुल्तान बहादुर ने? बताइए क्या आंसर होगा इसका? दारा शिकोह, आसफ खान, बहादुर शाह जफर या सुल्तान बहादुर? इसका आंसर होने वाला है बहादुर शाह जफर। इसका आंसर होने वाला है सुल्तान बहादुर। क्या आंसर होगा? सुल्तान बहादुर। गढ़मंडला के शासक अमरदास को संग्राम शाह की पदवी सुल्तान बहादुर ने दी थी 1513 में। गढ़मंडला में सत्तारूढ़ हुआ था, मतलब जो अमरदास था, अमरदास जिसे हम संग्राम शाह भी बोलते हैं, यह कब जो गढ़मंडला की गद्दी पर 1513 में बैठा था। 1531 में इसने सुल्तान जो बहादुर है उस सुल्तान बहादुर ने आक्रमण किया था रायसेन पर। उस समय इसने सहायता की थी सुल्तान बहादुर की। उसी उपलक्ष्य में इसे बहादुर शाह ने संग्राम शाह की पदवी दी थी या उपाधि दी थी। संग्राम शाह ने चौरागढ़ नरसिंहपुर का दुर्ग बनवाया था, सिंगौरगढ़ का किला बनवाया था जो कि संग्रामपुर दमोह नामक गांव में बसाया था। ठीक है, बाजना मठ भी इसी शासक ने निर्मित किया था। संस्कृत काव्य ग्रंथ रस रत्नमाला की रचना की थी। दामोदर ठाकुर रहते थे इनके जो कवि थे, कवि या दरबारी, दरबार में रहते थे दामोदर ठाकुर, जिन्होंने संग्राम शाही, विवेक दीपिका और दिव्य निर्माण नामक 2 ग्रंथ लिखे। ये इंपॉर्टेंट है, संग्राम शाही और दूसरा है विवेक दीपिका। ठीक है, विवेक दीपिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुल्तान बहादुर। सुल्तान बहादुर ने जो शासक थे संग्राम शाह, इनको उपाधि दी थी संग्राम शाह की। अगला हमारा क्वेश्चन है 35वें नंबर का, निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन 35 क्वेश्चन, लोकनाट्य का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में होता है? ढोला मारू का, रामदंगल का, लकड़बग्गा या गम्मत का? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़बग्गा। जो लकड़बग्गा लोकनाट्य है, पहले तो ये देख लेते हम लकड़बग्गा क्या है, एक लोकनाट्य किस क्षेत्र का है? बघेलखंड का। 3 फैक्ट हमारे यही हो गए। ठीक है, जो खुले मंच पर किया जाता है, कैसे मंच पर किया जाता है? खुले मंच पर किया जाता है, ये हमारा चौथा फैक्ट हो गया। ठीक है, इस लोकनाट्य में मुख्यतः पशु और मानव के परस्पर प्रेम एवं सौहार्द को दर्शाया जाता है। इसमें किस किस का वर्णन है? मानव और पशु के बीच का प्रेम का वर्णन देखने को मिलता है हमें। विवाह के बाद इसकी प्रस्तुति की जाती, कब किया जाता है? विवाह के बाद किया जाता है। ठीक है, ढोला मारू की कथा एक लोकनाट्य, यह लोकनाट्य मध्य प्रदेश के राजस्थान से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद में हम रामदंगल देख लेते हैं। जो रामदंगल है वो कहाँ का है? मालवा का है। ठीक है, और गम्मत निमाड़ में नवरात्रि, होली एवं गणगौर के पर्व पर किया जाता है। ठीक है, गम्मत कहाँ का है? निमाड़ का है। अब देखो रामदंगल, राम भगवान कहाँ? मालवा में रहते थे, इसे याद कर लो। गम्मत निमाड़ में ज्यादा जमाई जाती है, तो गम्मत निमाड़ में।
छत्तीसवां क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर है लकड़बग्गा 35वें का। 36वां हमारा क्वेश्चन है, गोंडकालीन पुराना किला किस जिले में स्थित है? गोंडकालीन पुराना किला किस जिले में स्थित है? बालाघाट, मंडला, दमोह या हरदा? किस जिले में स्थित है? ये जो पुराना किला है बालाघाट जिले में स्थित है, जो कि सोनखर गांव में स्थित है। बालाघाट जिले के सोनखर गांव में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये 16वीं 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 53 पाषाण प्रतिमाएं हैं। कितनी? 53 पाषाण मतलब पत्थर की प्रतिमाएं देखने को हमें मिलती है। जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा इन प्रतिमाओं को सदाबहार किसके रूप में? सदाबहार के रूप में जाना जाता था। ये जो प्रतिमा है, कितनी प्रतिमा? 53 प्रतिमाओं को सदाबहार के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये प्रतिमाएं पीले पत्थर पर उत्कीर्ण, इसे भदिया सदा भी कहा जाता था। गोंड परंपरा के अनुसार जब वे इस क्षेत्र के स्वामी थे तब सदाबहार उनके राजा हुआ करते थे। सदाबहार की क्या कहावत है कि उनके राजा हुआ करते थे गोंड क्षेत्र के, इसलिए ये प्रतिमाएं मध्यकाल में बनी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। अगला हमारा 37वां क्वेश्चन है, पेमा फात्या का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अलीराजपुर में, धार में, मंडला में या फिर बैतूल में? बताइए। जो पेमा फात्या का जन्म अलीराजपुर में हुआ था, अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर में। ठीक है, अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर में, चंद्रशेखर आजाद नगर में हुआ था। ठीक है, पेमा फात्या किस जनजाति से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पेमा फात्या भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, यह पिथौरा कला के चित्रकार है। पिथौरा कला के चित्रकार। अब देखो, पास है पेमा फात्या और पास है पिथौरा चित्रकला, जो भील जनजाति की प्रसिद्ध चित्रकला। जो पिथौरा चित्रकला है वो भील जनजाति की मुख्य चित्रकला है। ठीक है, 1986 में इन्हें पेमा फात्या को क्या 1986 में शिखर सम्मान, उन्हें जनजाति कला एवं मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग द्वारा तुलसी सम्मान भी प्रदान किया गया है। 5 अप्रैल 2020 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है अलीराजपुर, चंद्रशेखर आजाद नगर। 38वां हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र कहा जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मध्य प्रदेश के किस जगह को या फिर किस गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र कहा जाता है? करौंदी को, बागली को, अमला को या हिनौता को? बताइए। इसका आंसर होगा करौंदी को। ठीक है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में ढीमरखेड़ा तहसील में करौंदी कहां पर स्थित है? कटनी जिले में ढीमरखेड़ा तहसील के समीप विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की केचुआ पहाड़ी के ढलान पर करौंदी गांव स्थित है, जिसे भारत का भौगोलिक केंद्र गांव कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? करौंदी को कहा जाता है। इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। वर्ष 1956 में, कब से? 1956 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अभिप्रेरणा से जबलपुर इंजीनियर कॉलेज में एक संस्थापक एसपी चक्रवर्ती के नेतृत्व में करौंदी गांव में अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ था तथा 15 दिसंबर 1987 को यहां पर भारत के भौगोलिक केंद्र का स्मारक निर्मित किया गया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1988 में राम मनोहर लोहिया की स्मृति में इस करौंदी गांव का नाम मनोहर गांव कर दिया। अब करौंदी गांव का नया नाम क्या है? मनोहर गांव है। यह कब किया गया था? यह 1988 में किया गया था। ठीक है, अब हम इसके अलावा कुछ और केंद्र बिंदु देख लेते हैं। अब जैसे भारत का केंद्र बिंदु तो हो गया, मध्य प्रदेश का भी कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होगा। तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ है? सागर में है। अगर हम फिर अखंड भारत का केंद्र बिंदु की बात करें, अखंड भारत का केंद्र बिंदु की अगर हम बात, देखो ये जो भी हम देखते हैं ये भारत है। अखंड भारत जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का क्षेत्र भी शामिल था, जो अंग्रेजों से आने से पहले था। काबुल कंधार हो गया, भारत का भौगोलिक केंद्र कहा जाता है। भारत का भौगोलिक केंद्र करौंदी था, हम देख रहे थे। मध्य प्रदेश का केंद्र
मध्य प्रदेश का केंद्र सागर। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल। अब देखो अखंड बारिश होगी तो हम बरसाती लगाएंगे, ठीक है। एमपी सागर। वर्तमान भारत के केंद्र बिंदु की अगर हम बात करें तो विदिशा, ठीक है। और पृथ्वी का पूरा केंद्र बिंदु की बात करें तो वो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा करौंदी, ऑप्शन है। 39वां हमारा क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हलाली नदी के तट पर मेजर कनिंघम द्वारा सतधारा बौद्ध स्तूप की खोज कब की गई थी? कौन सी नदी? हलाली नदी है तो रायसेन में स्थित है। दो क्वेश्चन तो हमारे यहीं से हो गए। हलाली नदी किस राज्य में स्थित है? रायसेन में स्थित है। इसकी खोज के बुद्ध स्तूप किसने खोजे थे? मेजर कनिंघम द्वारा इस खोज किए गए थे। कब खोजे थे? 1862 में, 1820 में, 1853 में या फिर 1872 में? तो ये खोजे गए थे 1853 में, ठीक है। इसमें 40 स्तूप और 17 विहार प्राप्त हुए थे। 40 स्तूप तथा 17 विहार प्राप्त हुए थे। 1, 2, 3 एवं 8 महत्वपूर्ण है इन स्तूपों में। स्तूप एक ईंटों से निर्मित विशाल स्तूप था जो मौर्य काल का था। जो आठ एक ईंट से निर्मित विशाल स्तूप था जो मौर्य काल से संबंधित है। इसका व्यास 34 मीटर तथा वर्तमान ऊंचाई 1255 मीटर थी। इसमें सांची की भांति मेधी भी लगा है, वेदिका भी लगी है, हर्मिका भी लगी है। स्तूप क्रमांक 2 के उत्खनन से कनिंघम महोदय का सारीपुत्र और महामोदगलायन के अस्थि के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो सांची के स्तूप क्रमांक 3 से भी प्राप्त हुए। सामान्य रूप से पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1853, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उराव किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक या द्रविड़ भाषा समूह, मंगोल या भूमध्य भाषा समूह, निग्रेटो या नार्डिक भाषा समूह, वेस्टर्न ब्रैकिसेफल और मंगोल भाषा समूह। किस भाषा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिक और द्रविड़ भाषा समूह, ठीक है। यह उराव सदियों में पहले छोटा नागपुर पठार में बसे थे, बाद में जो कुरुख जनजाति के नाम से जाना जाता। सबसे पहले जो थे उराव कहाँ? छोटा नागपुर में बसे थे, फिर बाद में धीरे धीरे यह इधर आ गए। इन्हें कुरुख जनजाति के नाम से पहले जाना जाता था। परंपरागत रूप से उराव अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं। जंगल पर निर्भर रहेंगे मतलब झूम कृषि करेंगे। अब झूम कृषि क्या होती है? झूम कृषि वो कृषि होती है जिसमें हम पेड़ पौधों को काट कर या जलाकर वहां पे पौधे या फिर फसल उगाते हैं तथा उन्हें खाते हैं। फिर बाद में वो पेड़ बंजर हो जाने के बाद हम दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं, फिर उसमें काट कर जलाते हैं। अब यह जो जनजाति है कौन सी? उराव जनजाति। उराव जनजाति हम यूनिट 10 में भी अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ भी दिया हुआ है इसलिए हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा मंडला डिंडोरी के निवास के किनारे स्थित है। कहाँ का? मंडला डिंडोरी में निवास करती है। इनका प्रमुख नृत्य कौन सा? सरहुल। जो उराव जनजाति है वो कौन सा नृत्य करती है? सरहुल नृत्य करती है। इनके जो मुखिया है उराव का मुखिया को हम क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। तथा विशेष पूजा स्थल बगिया है जहाँ ये पूजा करते हैं। वो बगिया मुखिया मतलब गांव का मुखिया महतो हो गया। अब जैसे देखो माँ से मुखिया और माँ से महतो ही। प्रमुख नृत्य हुल सरहुल। और इनका युवा ग्रह धूमकोरिया या धूमकोरिया। युवा ग्रह क्या होता है? इसमें शादी से पहले वर्तमान में लिव इन रिलेशन के समय है जैसा, जिसे हम युवा ग्रह कहते हैं, ठीक है। शादी से पहले युवक युवती साथ में रहते हैं, उसे हम युवा ग्रह कहते हैं। तो जो उराव, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिक या द्रविड़ भाषा समूह, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑस्ट्रिक या द्रविड़ भाषा समूह। तो इस वीडियो में हमने 31 से 40 तक क्वेश्चन देखे। एक बार इन्हें अभी रिवीजन कर लेते, एक बार कर लेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा। अब देखो वेंकट भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? रीवा में देखा था हमने। चंदेल शासक परमादित्य देव, त्रिलोक्यवर्मन, परमदेव, त्रिलोक, तीनों लोकों में। क्रांतिकारी का रीवा का शेर किसे कहा जाता है? पद्मधर सिंह को।
गढ़ामंडला के शासक आमरदास को संग्राम शाह की पदवी हमने देखा था सुल्तान बहादुर ने दी थी। निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से होता है? तो हमने देखा था लकड़बग्गा, रामदंगल मालवा, गम्मत निमाड़। 36वां गोंडकालीन पुराना किला बालाघाट में स्थित है। पेमा फात्या का जन्म अलीराजपुर में हुआ था। किस गांव को भारत का केंद्र बिंदु भौगोलिक बिंदु करौंदी को? मध्य प्रदेश का रायसेन जिले में हलाली नदी पर कौन सी परियोजना है, यह बताइए आप मुझे कमेंट करके। यह 1853 में। उराव किस भाषा से संबंधित है? ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ भाषा से संबंधित है। इस वीडियो में हमने 31 से 40 तक क्वेश्चन याद करने की कोशिश की और उनके एक क्वेश्चन से लगभग 10 से 20 फैक्ट देखे। किसी में 20, किसी में 10 से कम फैक्ट हमने किसी में नहीं देखे और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद किया है। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से यह बताइए कैसा लगा यह वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।